हेलो दोस्तों, क्या हालचाल। मेरा नाम है सुधांशु तिवारी और मैं अपने YouTube चैनल स्कूल लर्नर्स बाय सुधांशु पे आप सबको सिखाता हूँ कॉन्सेप्ट होता है क्लास 6 का, क्लास 7 का और क्लास 8 का। दोस्तों, आज की जो वीडियो है वो क्लास 8 के बच्चों के लिए होने वाली है। तो अगर आप क्लास 8 में हैं तो इस वीडियो को पूरा देखें, लेकिन अगर आप क्लास 8 में नहीं है तो इस वीडियो को उसे शेयर करें जो क्लास 8 में है। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 की सिविक्स, और सिविक्स में जो चैप्टर पढ़ेंगे उसका नाम है अंडरस्टैंडिंग क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। अंडरस्टैंडिंग क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। अब आप लोग ये सोचेंगे कि सर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम क्या होता है, तो चलिए आज उसी पे बात करेंगे कि जब कोई भी अपराध होता है और किसी को अरेस्ट किया जाता है, आपने सुना होगा कि ये आदमी अरेस्ट हो गया, तो अरेस्ट होने के बाद क्या क्या प्रक्रिया होती है और उसमें कौन कौन इन्वॉल्व होता है। आपकी एनसीईआरटी में, आपकी क्लास 8 की एनसीईआरटी में एक कहानी से शुरू की गई है। हम भी उसी कहानी से शुरू करेंगे और इस वीडियो को हम लोग दो भागों में बांटेंगे, और पहले में इस कहानी को और थोड़ा बहुत और भी चीजें जानेंगे और अगले पार्ट में हम लोग पूरी वीडियो को खत्म कर देंगे। तो चलिए इस कहानी को मैं शुरू करता हूं। आपकी कहानी में दिया गया है कि एक औरत है जिसका नाम है शांति, और जो कि एक नौकरानी है और काम करती है मिस्टर एंड मिसेस सिंधे के घर। मतलब मिस्टर एंड मिसेस सिंधे एक बड़े घर के आदमी हैं, बड़े घर के ओनर हैं, और वो उन्हीं के घर में जो शांति औरत है वही काम करती है। वो 3 सालों से वहां पे काम करती है। एक दिन क्या होता है कि मिस्टर एंड मिसेस सिंधे को कहीं शादी में जाना होता है। तो मिसेस सिंधे क्या करती हैं कि वो अपनी ज्वेलरी को, अपने जो ट्रंक होता है, ट्रंक मतलब होता है बड़ा सा बक्सा जो घर में होता है, उसमें उसे खोजने लगती हैं, लेकिन उन्हें उनकी ज्वेलरी कहीं नहीं मिलती है। तो वो चिल्लाने लगती हैं कि क्या हुआ भाई, मेरी ज्वेलरी कहाँ चली गई। तभी वहां पे शांति आती है और सबका शक चला जाता है शांति के ऊपर। और मिस्टर एंड मिसेस सिंधे क्या करती हैं कि उनसे पूछने लगती हैं कि चलो मेरी ज्वेलरी कहाँ है। लेकिन शांति मना करती है कि मेरे पास कोई ज्वेलरी नहीं है, आप लोग मुझे झूठ का ही ऐसे अपराध लगा रहे हैं। लेकिन मिस्टर एंड मिसेस सिंधे नहीं मानते हैं। वो लोग पुलिस स्टेशन चले जाते हैं, उसके खिलाफ कंप्लेन कर देते हैं। पुलिस आती है घर पे इन्वेस्टिगेशन के लिए। इन्वेस्टिगेशन क्या होता है वो भी बताऊंगा। और उसके बाद जाती है और उसके जो शांति का कमरा है उसे सर्च करती है। तो शांति के कमरे में उसके एक बॉक्स में 10,000 रुपए मिलते हैं। तो 10,000 रुपए को पुलिस मान लेती है कि ये लग रहा है कि चेन बेच दी है, और उसके बाद 10,000 रुपए उसी का कैश ये रखी है। लेकिन शांति ये बात को काटते हुए कहती है कि नहीं, ये मैं 3 साल से यहाँ काम कर रही हूँ और ये मेरे सेविंग्स के पैसे हैं। तो चलिए आगे क्या होता है उसके बारे में बात करते हैं। शांति को पुलिस स्टेशन ले जाया जाता है और उसे जेल में बंद कर दिया जाता है। उसके बाद उसका भाई आता है सुशील, और सुशील पुलिस वालों को कहता है कि मेरी बहन बेगुनाह है, उसने कोई चेन वेन नहीं चुराया है। ये जो 10,000 रुपए है वो क्या है कि उसने 3 सालों से काम किया तो हमने इकट्ठे क्या करा है, जमा करा है उसे। लेकिन पुलिस उस पर भरोसा नहीं करती है। पुलिस सुशील को भी बंद कर देती है और उसे बहुत सारा टॉर्चर करती है, मारती पीटती है और उसे फोर्स करती है, उसे टॉर्चर करती है कि वो कबूल कर ले कि उसकी बहन ने क्या किया है, इस चेन को चुराया है। लेकिन वो लोग चेन को चुराए नहीं होते हैं, तो वो लोग एक्सेप्ट भी नहीं करते हैं। अब क्या होता है, अगले दिन उसे कोर्ट में पेश किया जाता है। आप इस कहानी को अपने बुक में पढ़ सकते हैं। अगले दिन क्या होता है कि उसे कोर्ट में पेश किया जाता है, और कोर्ट में पेश करने के बाद जज साहब आते हैं। आपने देखा भी होगा कोर्ट कुछ कैसा होता है, ऐसा ही कुछ कोर्ट होता है। उसमें एक जज साहब बैठे होते हैं, आते हैं, जो ऑर्डर का फैसला सुनाते हैं, ठीक है। या फिर एक आवाज आती है, आपने फिल्मों में देखा होगा कि इस इंसान को बाइज्जत बरी किया जाता है। तो ये सब जज का ही काम होता है। तो उसके बाद फिर जज आके बैठ जाते हैं। उसके बाद फिर कार्रवाई शुरू होती है, तो जिसमें पुलिस एक सीट देती है, एक चार्ज सीट देती है। चार्ज सीट क्या होता है वो भी बताऊंगा आपको। उसके बाद फिर उसने जज को चार्ज शीट दे दिया पुलिस वालों ने, और उसमें पूरा हर एक चीज लिखा है कि कैसे उसने चोरी करा, फिर कैसे उसने कैश में उसे कन्वर्ट कर दिया और उसके घर से ये सब मिला है। फिर जज क्या करता है कि शांति से पूछता है कि आप, तो फिर शांति कहती है कि मैं ट्रायल देना चाहूंगी। इसका मतलब क्या होता है कि भाई मैंने तो चोरी नहीं की, लेकिन मेरे बिहाफ पे क्या होगा कि मेरा एक लॉयर आएगा और वो आपसे क्या करेगा, मतलब बात करेगा कि भाई इसने चोरी नहीं की, वो मेरे मतलब तरफ से बोलेगा। लेकिन इससे पहले क्या हुआ होता है कि जब पुलिस स्टेशन में जब शांति को गिरफ्तार कर लिया जाता है, तो उसके घर वालों को बोला जाता है, मतलब सुशील को बोला जाता है कि आप 20,000 रुपए लाए तब इसको मैं बेल करके छोड़ूंगा। मतलब कि बेल पे पूरी बाइज्जत बरी नहीं की जाती है, लेकिन कुछ दिन के लिए बाहर रखा जाता है, बेल मिलती है। तो
तो 20,000 रुपए की बेल करानी होती है, लेकिन शांति के पास और सुशील के पास 10,000 रुपए थे, जो कि बहुत कम थे बेल की रकम से। तो इस वजह से क्या होता है कि उसकी बेल नहीं हो पाती है, फिर उन्हें कोर्ट में पेश कर दिया जाता है। जज साहब से वो कहती है कि मुझे ट्रायल लेना है, मतलब कि मुझे भी क्या चाहिए। तो जज साहब कहते हैं उसे कि भाई तुम्हारा वकील कहाँ है, तुम्हारा वकील कहाँ है। तो आपने देखा होगा कि 2 वकील होते हैं, एक लेकिन जो अपराधी होता है उसे कटघरे में खड़ा कर दिया जाता है और उससे पूछताछ की जाती है, और एक जो वकील होता है वो अपराधी की तरफ से बोलता है, और दूसरा जो वकील होता है वो जिसने मतलब रजिस्टर कराया है कि जिसके साथ गलत हुआ है उसके तरफ से होता है। तो आपने ये चीज देखा होगा, फिल्मों में भी बहुत बार देखा होगा। तो शांति कहती है जज साहब से कि देखिए जज साहब, मेरे पास पैसे नहीं है कि मैं किसी लॉयर को हायर कर सकूं। तो फिर क्या होता है कि जज कहता है कि कोई बात नहीं, आपको एक सरकारी वकील दिया जाएगा और वो आपके बिहाफ पे क्या करेगा, केस लड़ेगा, ठीक है। तो उसके बाद क्या होता है कि सरकारी वकील मिल जाता है, और जो सरकारी वकील को भी क्या कहते हैं, लेकिन जिसने एफआईआर मतलब जिसने अपराध को दर्ज कराया है, जिसके साथ अपराध हुआ है, ठीक है, मतलब कि मिस्टर एंड मिसेस सिंधे की तरफ का भी कोई वकील आएगा, उसे क्या कहते हैं, सब कुछ आगे चल के मैं इस कहानी के बाद सब कुछ एक एक करके समझा दूंगा। जो शांति का वकील बनता है वो होती है कि मिसेस कमला, ठीक है। मिसेस कमला क्या होती हैं कि उनकी वकील बन जाती हैं, ठीक। और उसके बाद फिर केस शुरू होता है, दोनों तरफ की सुनवाई की जाती है कि मिस्टर सिंधे का जो वकील होता है वो कहता है कि नहीं भाई इसी ने चोरी किया है, और जो इनकी वकील कमला जी होती हैं जो कि शांति की वकील होती है वो कहती है नहीं इसने चोरी नहीं करा है, इसने भाई अपना पैसा जोड़ जोड़ के, छोटा छोटा पैसा जोड़ जोड़ के 3 सालों में 10,000 रुपए जुगाड़ किया है, अपना कलेक्ट किया है, तो कोई इसमें गलत नहीं है, ऐसा नहीं लग रहा है कि ये चोरी है। उसके बाद क्या होता है, उसी कोर्ट में तुरंत एक क्या किया जाता है कि वकील अरे एक एसआई मतलब कि दरोगा साहब आ जाते हैं, दरोगा एसआई शर्मा ऐसे कुछ करके उनका नाम है। वो क्या करते हैं, कहते हैं कि ये जो एफआईआर रजिस्टर हुई है ये सब इन्हीं एक गैंग है जो ज्वेलरी चोरी करती है घर जा जा करके, और उसमें इनका मिस्टर एंड मिसेस सिंधे का बेटा भी शामिल है, तो ये पॉसिबिलिटी है कि शायद इनके घर का भी ज्वेलरी उसी ने चोरी किया हो। तो ये सब चीजें साफ हो जाती हैं। उसके बाद फिर ये पता चल जाता है किसी गैंग ने वो ज्वेलरी चुराई है, शांति ने नहीं चुराई है। फिर कोर्ट क्या करता है कि जो जज साहब होते हैं वो क्या करते हैं कि भाई शांति को बाइज्जत बरी करते हैं, और पुलिस से कहते हैं कि जो भी आपने इनसे 10,000 रुपए लिए हैं वो इनको वापस कर दिया जाए। और पुलिस को बहुत डांट फटकार भी लगाती है कि आपने अच्छे से इन्वेस्टिगेशन नहीं किया, ठीक है। और फिर मिस्टर मिसेस शांति भी कुछ नहीं कहते हैं भाई। उसके बाद वो क्या करते हैं, घर अपने अपने चले जाते हैं, शांति को बाइज्जत बरी की जाती है। तो इस कहानी में आपने देखा कि बहुत सारे प्रोसेस हुए, बहुत सारे प्रोसेस हुए, और बहुत सारे प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, जैसे ही ज्वेलरी चोरी हुई मिस्टर एंड मिसेस सिंधे पुलिस के पास गए। वो पुलिस के पास ही क्यों गए, आपने भी देखा होगा, कुछ भी चीज हमारे अगल बगल अपराध होता है तो सबसे पहले हम लोग पुलिस के पास जाते हैं। ऐसा क्यों, हम लोग पुलिस के पास ही क्यों जाते हैं? उसके बाद आपने देखा कि पुलिस घर आई, पुलिस ने उसके घर को खोजा, उसके बाद उसमें से 10,000 रुपए निकाल के अपने साथ ले गई। आपने ये भी चीज देखा, ठीक है। उसके बाद फिर उसे जेल में रखा गया, फिर उसे कोर्ट में ले जाया गया। देखिए, जेल में रखना फिर कोर्ट में ले जाना, उसके बाद उसके पास वकील नहीं है तो उसे एक वकील देना, ठीक है, एक सरकारी वकील देना, दोनों तरफ के वकील को आना, ठीक है। उसके बाद जज साहब को आना, जज साहब ही फैसला करेंगे कि भाई क्या गलत है क्या सही है, ठीक है। ये सब आप देख रहे हैं। उसके बाद फिर कैसे उसे बाइज्जत बरी की जाती है। तो चलिए एक एक स्टेप पे हम लोग बात करते हैं। देखिए, आप लोग यही सोचते हैं कि कोई भी अपराध हमारे अगल बगल होता है तो हम लोग सबसे पहले पुलिस को कॉल करते हैं। तो आपको ये लगता होगा कि हर एक फैसला पुलिस ही करती है, मतलब पुलिस ही क्या है, जो भी मतलब अपराध हुआ है उसका निर्णय कर देगी, ठीक है, डिसाइड करेगी कि कौन अपराधी है कौन नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। पुलिस के हाथ में कुछ नहीं होता है, पुलिस के हाथ में निर्णय लेना नहीं होता है, पुलिस के हाथ में डिसाइड करना नहीं होता है। पुलिस के हाथ में जो होता है वो है कि सबसे पहले एफआईआर को दर्ज करना। एफआईआर का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट इसका मतलब ये है कि कोई भी अपराध हुआ है, ठीक है, कोई भी अपराध हुआ है तो सबसे पहले किसे बताई जाएगी, पुलिस वालों को बताई जाएगी। और पुलिस वालों ने एक कॉपी, पुलिस वाले क्या करेंगे कि एक अपने पेज पे सब कुछ लिखते जाएंगे, क्या घटना हुई है, कैसे हुई है, कहाँ हुई है, क्या टाइम था, कौन कौन उसमें इन्वॉल्व था, सबका नाम पता, पिताजी का नाम, सब कुछ उस कॉपी में लिखी जाएगी। उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एफआईआर। पहला स्टेप ये हो गया कि कोई भी ऑफेंस हुआ, कोई भी अपराध हुआ तो सबसे पहले हम पुलिस के पास गए और पुलिस के यहाँ एफआईआर दर्ज कराई गई। क्या कराई गई, एफआईआर दर्ज कराई गई। उसके बाद पुलिस का क्या काम है कि पुलिस जाएगी और घर पे इन्वेस्टिगेशन करेगी।
इन्वेस्टिगेशन का मतलब ये होता है कि खोजबीन करेगी, उसके बारे में पता लगाएगी कि भाई अब चोरी हुई तो कैसे हुई, या फिर मर्डर हुआ तो कैसे हुआ, कौन कौन था वहां पे, अगल बगल क्या सिनेरियो था, सीसीटीवी चेक करना, हर किसी से पूछताछ करना, हर एक चीज इन्वेस्टिगेशन के अंदर में आ जाएगा। जिसे उन्होंने पकड़ा है उसे भी क्या करेंगे, इन्वेस्टिगेशन करेंगे। ठीक है, तो उसके बाद फिर इन्वेस्टिगेशन हो गया, उसके बाद क्या होगा, इन्वेस्टिगेशन के बाद अपने चार्जशीट तैयार करनी है। पुलिस वालों को क्या कर रही है, चार्जशीट तैयार करनी है। अब चार्जशीट क्या होता है कि जो भी इन्वेस्टिगेशन में उन्होंने सर्च किया, जो भी इन्वेस्टिगेशन में उन्होंने सर्च किया, वो एक पीस ऑफ पेपर पे या फिर एक 2-3 पन्ने की जो भी चीज है उस पे क्या करेंगे, वो लिखेंगे हर एक चीज कि हम यहाँ गए, हमने इनसे पूछताछ किया, फिर उन्होंने ये बोला, फिर सीसीटीवी कैमरा में ये मिला, उसकी सीडी ये रही, मतलब हर एक चीज जो भी उन्होंने इन्वेस्टिगेशन में खोजा है वो सब कहाँ मिलेगी, वो सब उसी चार्जशीट में लिखी रहेगी। और वो चार्जशीट क्या की जाएगी कि ले जाके जज साहब के सामने दी जाएगी। जज साहब पुलिस वालों की बात नहीं सुनते हैं, अरे जो जज साहब होते हैं वो पुलिस वालों की बात नहीं सुनते हैं। पुलिस जज साहब उस चार्जशीट को ही बस पढ़ेंगे, उस चार्जशीट को ही पढ़ेंगे और उन्हें पता चलेगा कि भाई इस केस में क्या क्या हुआ है, क्या क्या इन्वेस्टिगेशन हुआ है, इसमें क्या सच हो सकता है, क्या झूठ हो सकता है, सब कुछ। ठीक है, अब उसके बाद जो वकील आते हैं, देखिए शांति की तरफ, शांति क्या थी कि शांति को एक ऑफेंस माना गया, एक अपराधी माना गया था, एक्यूज्ड माना गया था। एक्यूज्ड होता है अपराधी, हालांकि वो है नहीं, लेकिन उसे माना गया था क्या, अपराधी माना गया था। तो अपराधी के तरफ से भी एक वकील आना चाहिए, अपराधी की तरफ से क्या होना चाहिए, एक वकील आना चाहिए। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे संविधान में आर्टिकल 22, हमारे संविधान में आर्टिकल 22 में जो हमारा एक फंडामेंटल राइट के अंदर आता है, उसमें बताया गया कि कोई भी अपराधी है उसे सरकार को क्या करना है कि एक लॉयर, एक वकील क्या करना है, मुहैया कराना है। ठीक है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि वो अपराधी है तो उसके तरफ से कोई केस उसका नहीं लड़ेगा, उसके तरफ से कोई खड़ा होकर नहीं बोलेगा, वो होगा सरकारी वकील, जिसे बोला जाता है डिफेंस लॉयर। क्या बोला जाता है, डिफेंस लॉयर। डिफेंस लॉयर ही वो होता है जो क्या करता है कि अब एक अपराधी की तरफ से उसका केस लड़ता है, उसके पक्षों को रखता है। आप लोगों को समझ में आया। और देखिए इसमें मिस्टर एंड मिसेस सिंधे क्या थे कि उन्होंने एक अपराधी के खिलाफ क्या किया था, केस दर्ज कराया था। तो उसके उनके जो वकील होंगे उसे बोला जाएगा पब्लिक प्रोसिक्यूटर। क्या बोला जाएगा, पब्लिक प्रोसिक्यूटर। इसको पब्लिक प्रोसिक्यूटर क्यों बोला जाएगा, देखिए क्या हुआ कि ये जो केस है ये चोरी का केस है। ठीक है, ये क्या है, एक चोरी का केस है, और चोरी कहीं ना कहीं हमारे समाज को, हमारे पब्लिक को क्या करेगी, थोड़ा बहुत मतलब इम्पैक्ट डालेगी। भाई चोरी हो रही है तो हो सकता है कि थोड़े लोग मन और बढ़ जाए। ठीक है, कुछ लोग का मन और बढ़ जाए कि भाई चोरी कर सकते हैं, ये भी एक ऑप्शन हो सकता है। या फिर जो शरीफ लोग होंगे, जो अच्छे लोग होंगे, उनके मन में एक डर सा बन जाएगा कि भाई मेरी सोसाइटी है, मेरा घर है, ये सेफ नहीं है, मेरे घर जो काम करने वाली आती है वो चोरी कर सकती है। तो लोगों के मन में एक डर सा भी बन जाएगा, तो कहीं ना कहीं पब्लिक भी इफेक्ट हो रही है। तो इसीलिए जो केस दर्ज कराता है उसके वकील को बोला जाता है पब्लिक प्रोसिक्यूटर। क्या बोला जाता है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर। उसके बाद क्या होता है कि जज साहब अपना अपना फैसला सब कुछ सुनाते हैं। तो देखिए इसमें 4 व्यक्ति की जरूरत सबसे पड़ी आपको। पहला पुलिस की, पहला क्या, पुलिस की। दूसरी किसकी, पब्लिक प्रोसिक्यूटर की। तीसरी किसकी, डिफेंस लॉयर की। चौथी किसकी, जज साहब की। 4 लोग इसमें इस क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में अहम भूमिका निभाते हैं। अहम भूमिका कौन कौन निभाते हैं, पहला पुलिस, दूसरा पब्लिक प्रोसिक्यूटर, तीसरा डिफेंस लॉयर और चौथा कौन, जज साहब। आपने देखा कि चारों लोग ने इस पूरे केस में क्या करा, इस कहानी के केस में कुछ ना कुछ रोल अपना प्ले किया। तो यही होता है रियल लाइफ में भी। रियल लाइफ में भी अगर कोई अपराधी पकड़ा जाता है, रियल लाइफ में भी एक कोई अपराधी पकड़ा जाता है, तो यही सब चीजें होती हैं। और कैसे कैसे चीज होती हैं, अब एक एक करके हर एक व्यक्ति के रोल के बारे में हम लोग जानेंगे। ये तो थी कहानी जो हमने क्या करा, पढ़ा। ये तो थी क्या, कहानी जो हमने स्टार्टिंग में जो आपके एनसीईआरटी में दी गई है उसके बारे में जो हमने पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे एक एक करके सबके रोल के बारे में। हाँ सर, अब देखिए, अब मैं आपको बताऊंगा पुलिस का रोल क्या होता है। ठीक है, पुलिस का रोल क्या होता है। देखिए कोई भी चीज होता है तो सबसे पहले हम लोग पुलिस के पास जाते हैं। तो पुलिस का रोल कुछ यूं होता है कि मान लीजिए मेरे घर चोरी हो गई। ठीक है, क्या हुआ कि मेरे घर चोरी हो गई, तो मैं तुरंत जाऊंगा पहले पुलिस स्टेशन। ठीक है, उसके बाद जो वहां पे दरोगा या फिर सिपाही जो भी वहां पे मौजूद होगा, ठीक है,
वो उससे मैं क्या करूंगा कि भाई मेरे घर चोरी हो गई है, मेरी FIR लिख दीजिए। क्या हो करिए, FIR लिख दीजिए। तो वो क्या करेगा, सबसे पहले उसका काम यही होगा, वो पहले मेरी बातों को सुनेगा और FIR लिख देगा। FIR लिखने का मतलब क्या होता है कि फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, जिसमें ये लिखा जाता है कि भाई अपराध कहाँ हुआ, अपराध का डेट क्या था, अपराध की टाइम क्या थी, अपराध में कौन कौन शामिल था, अपराध हुआ किसके साथ, हर वो चीज जो घटित है, हर वो चीज जो अपराध से रिलेटेड घटित है, वहां पे कौन कौन मौजूद था, सब कुछ क्या करेगा उस FIR में लिख देगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया? हाँ सर समझ में आ गया। उसके बाद पुलिस क्या करेगी, उसके बाद पुलिस क्या करेगी कि अब इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन से पहले जो एक्यूज्ड है, जिसके ऊपर ये अपराध लगाया गया है कि मुझे शक है, जिसके ऊपर शक होता है, जिसके ऊपर शक होता है, उसे क्या किया जाता है, पहले पकड़ा जाता है, उसे पकड़ा जाता है। मतलब मैं मानता हूं कि मेरे घर का कोई नौकर है और उस पर मुझे शक है, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा कि मैं उसे बताऊंगा कि भाई मुझे इस पे शक है। तो वो क्या, पुलिस क्या करेगी कि पहले उसे पकड़ेगी, उसे जेल में ले आएगी। ठीक है, जेल में ले आएगी। अब देखिए, जेल में ले आने के बाद उसे पूछताछ की जाएगी, मतलब इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। ठीक है, अभी वो अपराधी है नहीं, अभी वो अपराधी है नहीं, बस उसे माना जा रहा है, वो एक एक्यूज्ड है कि भाई वो क्या कर रहा है कि वो उस पे शक है, अभी वो अपराधी बना नहीं। हो सकता है कि उसने चोरी ना की हो, ऐसा जरूरी थोड़ी है कि जिसका मैंने नाम ले लिया वही चोरी किया है। मैंने देखा थोड़ी है उसे, मैंने चोरी करते हुए तो उसे देखा नहीं है, मुझे तो बस शक है, तो उसे अपराधी नहीं माना जाएगा। उसे अच्छे से ले आया जाएगा अपने पुलिस स्टेशन में, और क्या किया जाएगा कि सबसे पहले उसके घर वालों को बताएगी पुलिस, सबसे पहले घर वालों को बताएगी, या फिर कोई उसके ऐसा रिलेटिव है उसे, मतलब उस अपराधी को जो भी शक के बिना पे गया है, या फिर वो हो सकता है कि वो अपराधी हो, ऐसा जरूरी नहीं है कि वो शक के बिना गया है तभी वो घर वालों को बता सकता है। नहीं, अगर वो सच में अपराधी है, उसे अगर किसी ने देखा भी है, आई विटनेस भी उसका प्रेजेंट है, तब भी क्या किया जाएगा, सबसे पहले उसे एक मौका दिया जाएगा कि वो अपने घर वालों को बता सके कि वो अरेस्ट हो गया है। ठीक है, उसके बाद क्या हो गया कि जब उस आदमी को पुलिस स्टेशन में ले जाया जाएगा तो 24 घंटे के अंदर, विद इन 24 आवर्स, मतलब 24 घंटे के अंदर उसे कोर्ट में पेश करना होगा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में पेश करना होगा। समझ में आया? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट क्या होता है कि जो ये जुडिशियल सिस्टम है उस पर सबसे नीचे जो कोर्ट होता है वो होता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। समझ में आया? तो 24 घंटे के अंदर उसे कहां पेश करना है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में पेश करना है। अरेस्ट करने के बाद सबसे पहले उसे उसके घर वालों को बताना पड़ेगा कि देखिए मैं अरेस्ट हो चुका हूं, आप लोग बेल वगैरह या फिर जो भी है, मतलब घर पे बताना है उसको कि मैं अरेस्ट हो चुका हूं। उसके बाद पुलिस वाले क्या करेंगे कि उसे कोई टॉर्चर नहीं करेंगे। क्या करेंगे? कोई टॉर्चर नहीं करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के सामने उस व्यक्ति को पेश किया जाएगा। ठीक है, 24 घंटे के अंदर, 24 घंटे के अंदर पेश करना है। समझ में आया? उसके बाद क्या हो गया कि पेश करने के बाद अब कोर्ट जो भी फैसला, जो जज साहब वहां पे बैठे होंगे, वो जो भी फैसला करेंगे कि भाई अभी कोई ये चीज फाइनल नहीं हो पाई है, तो एक काम करिए कि आप लोग इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दीजिए। तो पुलिस क्या करेगी कि अब इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देगी। मतलब इन्वेस्टिगेशन में क्या क्या होगा कि मान लीजिए मेरे घर चोरी हुई है तो मैं आऊंगा पहले, ठीक है, मेरे घर आया जाएगा, उसके बाद फिर सब कुछ चेक किया जाएगा, कहीं वो चीज मेरे घर में तो नहीं रह गई है, कहां से चोरी हुई है, क्या समय था, उस टाइम पे अगल बगल कौन कौन था, शायद कोई देखा हो, या फिर सीसीटीवी कैमरा है तो वो भी चेक की जाएगी। और ये सब इन्वेस्टिगेशन के बाद, सबसे पूछताछ करने के बाद उसे एक कॉपी में क्या की जाएगी, लिख दी जाएगी। ठीक है, याद रखिए कि अगर आपको पुलिस अरेस्ट करती है तो उसे कोई हक नहीं है आपको मारने का। लेकिन खैर आजकल तो अपनी मन मानी की पुलिस वाले करते हैं कि किसी को उठा लिए मारना शुरू कर दिए। आजकल तो ये सब जितने करप्ट लोग हैं यही सब करते हैं। ठीक है, वो भी उसी के साथ करते हैं जो लोअर मिडिल क्लास का है। पुलिस वालों के अंदर इतनी भी हिम्मत नहीं है कि किसी बड़े आदमी को उठा के और पहली बार में मारना शुरू कर दें। ये सब उसी लोग के साथ करते हैं जो कि उन्हें पता होता है कि भाई इसके बस का क्या ही है। खैर यही सच्चाई है। खैर सच्चाई पे ज्यादा हम लोगों को ध्यान नहीं देना है, जो हो रहा है होने दीजिए। अब ऐसे लोग, वो भी तो, जो पुलिस बना है वो भी तो इंसान है, उसे खुद दिमाग नहीं है कि मैं क्या कर रहा हूं दूसरे के साथ। ये लोअर मिडिल क्लास का गरीब आदमी है, उसे मैं मार रहा हूं बिना मतलब के। क्या मतलब है इसका? क्या मतलब है? केवल ये दिखाने के लिए कि आपके पास पावर है? कोई मतलब नहीं है उस पावर का। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद क्या होगा, क्या किया जाएगा, इन्वेस्टिगेशन में
एक चार्जशीट बनाई जाएगी। इन्वेस्टिगेशन करने के बाद एक चार्जशीट बनाई जाएगी। चार्जशीट में हर वो चीज लिखी जाएगी जो आपने इन्वेस्टिगेशन में की है, कि आपने किसके घर जाके क्या पूछा, उसने क्या किया, उसने क्या कहा, हर एक चीज, ठीक है। ओके, इसमें क्या होता है कि जो पुलिस वालों के मान लीजिए कि मैं ही अपराधी हूं और मैं पुलिस वालों ने मुझे इतना मारा कि मैं कॉन्फेस कर चुका हूं, ठीक है, मतलब मैं उसके सामने बोल चुका हूं हाँ भैया मैंने चोरी की है, और मैं पुलिस वाला, अगर कोई पुलिस वाला कहेगा कि इसने मेरे सामने कॉन्फेस किया है, तो वो जो रिकॉर्ड है, वो जो स्टेटमेंट है, रिकॉर्ड नहीं की जाएगी। इसका मतलब यही होता है कि पुलिस वालों के सामने कॉन्फ्रेंस करने का कोई मतलब नहीं है। आपको कोर्ट के सामने ये बोलना हो कि हाँ मैंने किया है या फिर नहीं किया है। पुलिस वालों की जो स्टेटमेंट होती है वो रिकॉर्ड नहीं की जाती है। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को। अब चार्जशीट बनाई जाएगी और चार्जशीट में हर एक चीज क्या की जाएगी, लिखी जाएगी। चार्जशीट में क्या हुआ, कैसे हुआ, मतलब कि क्या इन्वेस्टिगेशन में निकला, हर वो चीज याद रखना है कि जो भी गिरफ्तार हुआ है उसे क्या टॉर्चर नहीं किया जाएगा। ये सब पुलिस का रोल है, मैं बता रहा हूं कि पुलिस का भी क्या क्या रोल है इसमें। हाँ ठीक है सर, समझ में आ गया। ओके, और पुलिस का क्या रोल है कि देखिए पुलिस पुलिस क्या करेगी, किसी लड़के को जिसकी उम्र 15 साल से कम है, किसी लड़के को जिसकी एक छोटा बच्चा है या फिर बच्ची है जिसकी उम्र 15 साल से कम है, उसे अपने पुलिस स्टेशन में पूछताछ के लिए नहीं बुला सकती है। हर वो बच्चा जो 15 साल से छोटा है वो पुलिस स्टेशन में पूछताछ के लिए नहीं बुलाया जा सकता है। हर वो औरत जो अकेली है, मतलब कि अकेली औरत को क्वेश्चनिंग के लिए पुलिस स्टेशन में नहीं बुलाया जा सकता है। तो ये दो चीज याद रखनी है कि हर अकेली औरत को क्या करना है, पुलिस स्टेशन में नहीं बुलाना है पूछताछ के लिए। उसके बाद फिर जो 15 साल से कम उम्र के क्या हैं लड़के हैं, उन्हें भी क्या करना है, नहीं बुलाना है क्वेश्चनिंग के लिए। ये सब रोल क्या था, पुलिस का था। ठीक है, आपने देखा कि पुलिस का पहला रोल था FIR करना, ठीक है, FIR दर्ज करना। उसके बाद फिर इन्वेस्टिगेशन करना, इन्वेस्टिगेशन के बाद उसकी एक चार्जशीट बनाना और उस चार्जशीट को जज साहब के सामने क्या करना, पेश करना। उसके बाद फिर मैंने बताया कि उसमें क्या क्या चीज कर सकते हैं कि भाई जो भी गिरफ्तार हुआ है वो अपने घर पहले बता सकता है और उसे 24 आवर्स, विदिन 24 आवर्स मतलब 24 घंटे के अंदर अंदर कहां पेश करना है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में पेश करना है। हर बच्चे की जिसकी उम्र 15 साल से कम है उसे पुलिस स्टेशन में पूछताछ के लिए नहीं बुलाया जा सकता। औरतों को नहीं बुलाया जा सकता, अकेली जो औरतें रहती हैं या फिर उनके साथ बहुत लोग अगर जाना चाहें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अकेली औरत को पुलिस स्टेशन में नहीं बुलाया जा सकता। ठीक है, आप लोगों को इतनी चीज समझ में आई? हाँ सर समझ में आई। चलिए ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने क्या करा कि एक गाइडलाइन जारी की थी जिसका नाम था जीके गाइडलाइंस, डीके ऐसे कुछ, डीके बासु, हाँ शायद ऐसे कुछ, डीके बासु। तो क्या करा कि सुप्रीम कोर्ट ने एक डीके बासु गाइडलाइन जारी करी और उस गाइडलाइन में कुछ चीजें लिखी, जैसे कि जो भी क्या हुआ है, जो भी एक्यूज है, जो भी ऑफेंस किया है, मतलब जो भी अपराध किया है, ठीक है, वो क्या होगा कि सबसे पहले उसे एक आर्टिकल 22 मतलब जो कि हमारा फंडामेंटल राइट भी है, आर्टिकल 22, उसके अंडर में एक वकील प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, जिसे बोला जाएगा डिफेंस लॉयर। मतलब कि अगर उसके पास पैसे नहीं है, वो वकील हायर नहीं कर सकता है, तो सरकार उसे क्या करेगी कि एक लॉयर क्या करेगी, देगी, जिसे हम लोग डिफेंस लॉयर बोलेंगे। समझ में आया? उसे कोई भी टॉर्चर नहीं किया जाएगा, ठीक है, जब तक कि कोर्ट ऐसा करे नहीं। कोर्ट बोलते हैं ना कि इनसे पूछताछ करिए या फिर इनको रिमांड पे लीजिए, तो रिमांड पे लेने का मतलब कि पिटाई होगी अब, और पिटाई के बाद सब कुछ मारा पीटा जाएगा, उगलवाया जाएगा। ठीक है, लेकिन ऐसा हमेशा कोर्ट बोलती नहीं है। ठीक है, तो कोर्ट डीके बासु गाइडलाइन में यही बोला गया कि भाई जो भी एक्यूज्ड है उसको क्या होगा कि उसको वो करिए, उसको एक पहले लॉयर प्रोवाइड करिए, उसके बाद फिर एक मेमो ऑफ अरेस्ट बनाइए। मेमो ऑफ अरेस्ट का मतलब है कि हर वो चीज लिखिए कि अरेस्ट के टाइम पे क्या हुआ, कैसे हुआ, अरेस्ट किसे किया, किस बिना पे किया, किसने कहा कि आप उसे अरेस्ट करिए, मतलब इस सब कौन बताया कि शक है मुझे इस पे, यही सब चीजें। ओके, उसके बाद फिर उसे डीके बासु गाइडलाइन में ये भी बताया गया कि जो भी भाई गिरफ्तार हुआ है वो उसको क्या करना चाहिए, वो अपने घर वालों को सबसे पहले बताएगा कि भाई मैं गिरफ्तार हो चुका हूं,
ठीक है, या फिर जिसके घर वाले दूर रहते हैं, ठीक है, या फिर फोन वगैरह नहीं लग पाया, तो कैसे भी करके 9 घंटे के अंदर उसके घर वालों या फिर रिलेटिव को ये बात आपको पहुंचानी है कि भाई जो भी ये व्यक्ति है या फिर बंदा है वो क्या हुआ है, अरेस्ट हो गया है। समझ में आया? तो ये थी डीके बासु गाइडलाइन। और उसके बाद फिर आपने देखा पुलिस का रोल क्या होता है और कौन कौन लोग उसमें इन्वॉल्व होते हैं, सब कुछ स्टार्टिंग से। आज हम इतना ही पढ़ेंगे, अगले लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा